हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं वन रक्षक परीक्षा जो होने वाली है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उससे रिलेटेड हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि इसमें पूर्व एग्जाम में जो व्यापम द्वारा आयोजित की गई थी उसमें जो पूछे गए प्रश्न है वही है, तो इनके रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो पहला प्रश्न है कि बिल्लियों और गरुड़ जैसे पक्षी दिन में इसके कारण बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। दिन में इसके कारण बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो वो है दोस्तों बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाएं। बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाओं है ना, जो बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाओं के कारण जो शंकु कोशिकाएं होती हैं इनकी मदद से दिन में देखने में फायदा होता है ना, अधिक प्रकाश में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। तो जिनकी आंखों में शंकु कोशिकाएं ज़्यादा हैं है ना, तो वो आसानी से देख सकते हैं। तो ये दिन के समय में काम आती है। जो शंकु कोशिकाएं जिनमें ज़्यादा है तो दिन के समय या अधिक लाइट में भी आसानी से देख सकते हैं। तो इसलिए इसके कारण ये देख सकते हैं बिल्ली और गरुड़। ठीक है, कि इनकी आंखों में क्या होता है, बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाएं होती हैं। एक होती है शलाका कोशिकाएं। कौन सी होती है एक और, जो शलाका, देखो इसमें दिखा है शलाका कोशिका। तो इनकी वजह से क्या होता है, रात में अच्छे से देख सकते हैं है ना, अंधेरे में और रात में। और शंकु कोशिकाओं में क्या है कि दिन में और अधिक लाइट में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह भाग जो अंडे बनाता है। वह भाग जो अंडे बनाता है मतलब जो एग्स कहाँ पे बनते हैं। ठीक है, एग्स कहाँ पर बनते हैं, तो वो बनते हैं आपके स्त्री केसर में। ठीक है, स्त्री केसर में आपके बनते हैं। मतलब जो महिला जनन अंग होता है ना, जैसे पुष्प में भी इसी की बात हो रही है, तो स्त्री केसर। ठीक है, पुष्प का जो है ना स्त्री केसर होता है उसमें अंडे बनते हैं। जिस प्रकार जो इंसान होते हैं उनमें महिलाओं में बनते हैं, तो पुष्प में भी तो पुंकेसर स्त्री केसर होता है, तो स्त्री केसर में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार है। अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला होगी तो क्या होगा। ठीक है, अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार है, क्या है, परमाणु बम। ठीक है, परमाणु बम में यही तो होता है, अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होती है ना, नियंत्रित थोड़ी होती। अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होती है परमाणु बम में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है। कितना है, 72 किलोग्राम दे रखा है आपको। तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो भार और द्रव्यमान। भार क्या होता है, W बराबर m इंटू जी। जी जहाँ पे क्या हो गया, गुरुत्वीय m क्या हो गया, यहाँ पे द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जी दिया है क्या, जी नहीं दिया है हमको, है ना। चंद्रमा पर हमको जी नहीं दिया है, ना ही पृथ्वी का हमको जी दिया है। तो द्रव्यमान तो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, द्रव्यमान तो हमेशा फिक्स रहता है। तो हमारे लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, 72 हो जाएगा। क्योंकि बाहर उसको दे रखा है हमको है ना, m इंटू जी क्या दे रखा है, 72 दे रखा है, लेकिन हमको जी की वैल्यू नहीं दी है। तो m फिर किसके बराबर हो गया, w के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो जो भार और द्रव्यमान दोनों बराबर हो जाएंगे यदि हम इसको छोड़ दें, है ना। तो जो हमको क्या दे रखा है, भार दे रखा है, द्रव्यमान कितना होगा, 72 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, यूरिया एक है। यूरिया क्या है भाई, तो यूरिया एक प्रकार का नाइट्रोजनी उर्वरक है। यूरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है ना। नाइट्रोजन की जो आवश्यकता पूर्ति के लिए हम जो उर्वरक इस्तेमाल करते हैं फसलों में, वो है आपका यूरिया, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, जिन फसलों में नाइट्रोजन की वातावरण से पूर्ति नहीं हो पाती, जैसे दाल वगैरह होती है ना, तो उनमें तो राइजोबियम होता है। जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है, वातावरण की नाइट्रोजन को पौधे को दे देता है। ठीक है, उसकी जड़ों में होता है जैसे दाल वगैरह की, तो वो क्या वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसको उपयोग कर लेता है। लेकिन जो दूसरे बहुत सारे जो अन्य जो फसलें होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, राइजोबियम जैसे जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, हमको उनको अलग से यूरिया देना पड़ता है। और अलग से यूरिया क्यों देते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की। 1663 में कब की कोशिकाओं की खोज, 1663 में की। किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिकाओं की खोज की वो 1663 में। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श मतलब मॉडल के रूप में निम्नलिखित में से उसने किसका उपयोग किया। ठीक है,
कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में उसने किसका उपयोग किया? तो उसने उपयोग किया था कार्क के ऊतक। किसका उपयोग किया था? कार्क के ऊतक का उपयोग किया था। अब कार्क के ऊतक क्या हो गए? जो हमारे पेड़ होते हैं ना, तो उसकी छाल जो होती है एक तरह से, है ना, जो छाल वगैरह होती है वही इसके कार्क के ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं पेड़ के लिए? तो उसको हवा पानी नहीं लगने देते। क्या नहीं लगने देते? हवा पानी नहीं लगने देते। ठीक है, ये एक तरह से निर्जीव हो जाते हैं, जुड़े हुए रहते हैं वो सजीव भाग, और बाकी निर्जीव भाग हो जाता है। तो कार्क के ऊतक का उपयोग किया था कोशिका की खोज के लिए। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय हो जाती है ना? संक्रमित ज्वर मतलब संक्रमित ज्वर, संक्रमण हो गया उसको और बुखार आ गया, तो रक्त कोशिकाएं कौन सी सर्वाधिक सक्रिय होगी? तो वो होगी आपकी WBC। कौन सी होगी? WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना। इनको अपना सुरक्षादार भी कहा जाता है शरीर का, है ना। जो हमारे रक्त में होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, ये क्या करती है? हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। इसलिए यदि संक्रमित ज्वर होगा तो इनको एक्टिवेट होना ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करें। असंक्रामक रोग, ठीक है, संक्रामक कौन सा? जो संक्रमण से हो जाए, और असंक्रामक जो संक्रमण से नहीं हो। तो जो गेंगा होता है ना, ये संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, लेकिन ये संक्रामक नहीं है। आयोडीन की कमी होगी तो होगा, किसी वायरस बैक्टीरिया के कारण ये नहीं होता है। बाकी सिफिलिस होता है, आपका रेबीज होता है। रेबीज में भी यदि किसी की लार वगैरह संपर्क में आ जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको रेबीज हो जाता है। इसलिए हमको भी सावधानी रखना चाहिए। कुत्ते वगैरह से किसी को रेबीज अगर हो गया है तो उससे दूरी बना के रखना चाहिए। और हैजा तो आप जानते ही हैं, हमने पहले पढ़ लिया है कि हैजा जीवाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। ये भी एक संक्रामक रोग है। लेकिन जो आपका गेंगा है, जिसे गोइटर भी कहते हैं, तो ये एक संक्रामक रोग नहीं है, असंक्रामक रोग है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वृद्धि हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होते हैं। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो वो आपकी कौन सी ग्रंथि है? वो है आपकी पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोल देते हैं हम, है ना। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोल देते हैं, और इसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। पूछ लिया जाए कि मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है ना। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपकी पीयूष ग्रंथि को। तो यहाँ वृद्धि हार्मोन, है ना, जो हमारी वृद्धि करते हैं शरीर की, तो वो कहाँ से रिलीज होते हैं? तो वो पीयूष ग्रंथि से रिलीज होते हैं। अगला है, यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका मुख्य कारण क्या है? जो यमुना नदी है वो दिल्ली के पास बहती है, आप जानते ही हैं। वो प्रदूषित है, उसका मेन कारण क्या है? अनुपचारित मलजल का निर्वहन। मतलब जो मलजल है उसको बिना उपचार के ही उसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, अनुपचारित मलजल का निर्वहन, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, इसकी वजह से क्या हो रहा है? वो पानी उसका गंदा हो रहा है। किसका? यमुना नदी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, तो वो है अस्थि मैट्रिक्स इससे समृद्ध होती हैं। जो अस्थि मैट्रिक्स होती हैं वो अधिकतर किससे बनी होती हैं? तो वो बनी होती हैं आपकी कैल्शियम और फास्फोरस। किससे? कैल्शियम और फास्फोरस से। कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है आपकी अस्थि मैट्रिक्स, है ना। जो अस्थि मैट्रिक्स होती है ना, अस्थियां, वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई होती हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, वह स्थान जहाँ पशु अपने प्राकृतिक आवास में, ठीक है ना, प्राकृतिक आवास, मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं। तो उद्यान तो हमने बनाया, पिंजरा हमने बनाया, चिड़ियाघर हमने बनाया है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, वो ये क्या होता है? वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है कि प्राकृतिक क्षेत्र होता है, और उसी को क्या कर दिया जाता है? संरक्षित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? संरक्षित कर दिया जाता है। वहाँ लोगों का आवा जाना बंद कर दिया जाता है। तो वो एक प्राकृतिक आवास है। ठीक है ना, तो वह स्थान जहाँ पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं, तो वो है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्राकृतिक घटना जो पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती। एक घटना जिसे पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता, पूर्व में उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, तो वो घटना क्या होती है इन चारों में से? तो वो है आपकी भूकंप। भूकंप का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, है ना। स्केल पे नापते हैं लेकिन इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि भाई यहाँ भूकंप आ जाएगा, आ ही जाएगा, है ना। बाढ़
का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अत्यधिक वर्षा होगी तो हाँ भाई बाढ़ आ सकती है, ठीक है। कहीं कहीं पे तूफान होने लग गया तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बढ़ सकता है कुछ दिन में, चक्रवाती तूफान, है ना। वर्षा वर्षा होगी, जैसे ज़्यादा होने लग जाएगी तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक घटना का रूप ले सकती है। लेकिन भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता, ठीक है। वर्षा का भी हम अनुमान लगा सकते हैं, मौसम विभाग द्वारा पता लगाया जाता है कि ज़्यादा वर्षा होने वाली है, लेकिन इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता भूकंप का। अगला प्रश्न है, ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण है। जो हमारी ओजोन परत होती है वो किन विकिरणों को अवशोषित कर लेती है? तो वो होती हैं आपकी पराबैंगनी किरणें। जो पराबैंगनी किरणें, ये यूवी रेज जो होती हैं, उनको ये अवशोषित कर लेती है और हम तक नहीं आने देती, जिससे हम कैंसर जैसे रोगों से बच पाते हैं। अगर ये नहीं होती तो बहुत ज़्यादा में कैंसर बीमारी फैल जाती, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो तदनुसार नमक और क्या बनता है? जब धातु, कोई सी भी धातु, चाहे आप लोहा ले लियो, कोई भी धातु ले लो और उसको फिर अम्ल से क्रिया कराओ तो उसके अनुसार क्या बनता है, ठीक है। तो फिर बनता है दोस्तों धातु का क्लोराइड, है ना। धातु का क्या बन जाता है? क्लोराइड, है ना। नमक के साथ कराएंगे ना क्रिया आप NaCl के साथ, तो जो धातु के साथ आपका Cl जुड़ जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बन जाती है। कौन सी बनती है? H2। तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो नमक और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? नमक और हाइड्रोजन गैस बनती है। धातु की क्रिया आप किससे कराएंगे? HCl से कराएंगे। किससे कराएंगे? HCl से कराएंगे तो आपका नमक बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? नमक प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, जिससे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।